प्रिय छात्रों, मैं आचार्य राम प्रकाश शुक्ल, राजकीय इंटर कॉलेज चमरौली, उन्नाव से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज की कक्षा में हम कक्षा 10 के अंतर्गत निर्धारित पाठ्य पुस्तक गद्य भारती के 10वें अध्याय लोकमान्य तिलक के प्रथम भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए हम अपनी चर्चा को विस्तार देते हैं। सर्वप्रथम हम शिक्षण के मुख्य बिंदुओं की चर्चा आपके समक्ष में करेंगे। पाठ परिचय, जिसके माध्यम से आप यह जानेंगे पाठ का संक्षिप्त परिचय क्या है, किसके विषय में आप पढ़ने वाले हैं। उसके पश्चात शिक्षण के उद्देश्यों को हम आपके सम्मुख स्पष्ट करेंगे। तत्पश्चात गद्यांश का वाचन करेंगे, जिसके माध्यम से आपके अंदर श्रवण कौशल और उच्चारण कौशल का सामर्थ्य उत्पन्न होगा। गद्यांश में आए हुए जो कठिन शब्द हैं उनका निवारण भी हम इस पाठ के माध्यम से करेंगे। तत्पश्चात व्याख्या और उसका व्याख्या का एक आदर्श प्रारूप आपके सम्मुख रखेंगे, जिससे कि आप परीक्षाओं में किस प्रकार से व्याख्या करनी है इसका ठीक ठीक ज्ञान आपको हो सके और आप अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकें। सबसे अंत में अभ्यास प्रश्न, जिसके माध्यम से आप गृह कार्य के लिए अर्थात आंतरिक मूल्यांकन के लिए आपने इस पाठ के माध्यम से क्या सीखा उसका आंतरिक मूल्यांकन करने में आप समर्थ हो सकें। कुछ अभ्यास प्रश्नों को हम आपके सम्मुख रखेंगे। तो आइए हम इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम पाठ परिचय देख लेते हैं। जैसा कि आप दृश्यों में भी देख सकते हैं कि लोकमान्य तिलकः, ये हमारे पाठ का शीर्षक है। चित्र में भी आप देख सकते हैं उनकी मुखाकृति को। संक्षिप्त परिचय से पता भी चल रहा है। ये जो चित्र में दूसरी तरफ देख रहे हैं आप, गीता रहस्य या गीता की व्याख्या है, जिसकी रचना लोकमान्य तिलक ने ही की है। पाठ का संक्षिप्त परिचय: स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। ये ऐसा जो उद्घोष दिया वो लोकमान्य तिलक ने दिया। इस नारे का सर्वप्रथम उद्घोष करने वाले बाल गंगाधर तिलक का नाम भारत देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले महापुरुषों में अग्रगण्य है। अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो जिन महापुरुषों ने संघर्ष किया उनमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम अग्रणी रूप से लिया जाता है। इनका जन्म विक्रम संवत 1913 तथा इनका देहावसान विक्रम संवत 1977 में हुआ। भारत की स्वतंत्रता के लिए अनेक बार जेल गए। जेल में इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या लिखी, जो गीता रहस्य के नाम से प्रसिद्ध है, जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे हैं। इनके द्वारा आरंभ किया गया गणेश उत्सव, जो कि महाराष्ट्र में होता है, वो विश्व प्रसिद्ध है। बड़े बड़े देशों से, बड़ी बड़ी दूर से लोग उसको देखने के लिए वहाँ पर उपस्थित होते हैं, उसका आनंद लेते हैं। तो आइए हम इस पाठ के चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, गणेश उत्सव के कुछ चित्रों को आपके सम्मुख रखा गया है। यहाँ पर गणेश विसर्जन का दृश्य है ये, जो कि बड़े धूमधाम से वहाँ पर मनाया जाता है। दूसरी तरफ श्रीमद् भगवत गीता पर इन्होंने व्याख्या लिखी है, गीता रहस्य, उसका चित्र है। शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हैं हम आपके समक्ष में। इस पाठ के माध्यम से आपके भीतर राष्ट्रीयता एवं भारतीयता की भावना जागृत होगी। अर्थात हमारी राष्ट्रीयता, हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होगी। स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान से हम सब परिचित हो सकेंगे, उन्होंने क्या योगदान किया, इसके साथ साथ अन्य सेनानियों के विषय में जानने के लिए भी इच्छुक होंगे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जीवन तथा उनके स्वातंत्र्य संघर्ष से हम प्रेरणा लेंगे। उन्होंने अपने जीवन में कितने संघर्ष किए हमारी स्वतंत्रता के लिए, जिससे कि आज हम सब इस देश में स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। इससे हम बहुत ज़्यादा प्रेरित अनुभव करेंगे। अगला उद्देश्य हमारा है स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में जानने की उत्सुकता होगी हमारे भीतर।
और हम उनको जानने के लिए जिज्ञासु होंगे। तो इस प्रकार से इस पाठ के उद्देश्य हमने आपके समक्ष रखे। अब हम गद्यांश पर आते हैं, इसकी पाठ्य वस्तु पर आते हैं, इसका हम उच्चारण करेंगे। उच्चारण करने के पश्चात आप उसको सुनेंगे, जिससे कि आपके भीतर श्रवण कौशल का विकास होगा तथा आपके उच्चारण में भी शुद्धता आएगी। तो हम इस पाठ का आदर्श वाचन भी प्रारंभ करते हैं। लोकमान्यो बाल गंगाधर तिलको नाम मनीषी भारतीय स्वातंत्र्य युद्धस्य प्रमुख सेनानीषु अन्यतम आसीत। यह पहला वाक्य हुआ। अर्थात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम के जो मनीषी हुए, भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में प्रमुख सेनानियों के रूप में वह अग्रगण्य हैं, अन्यतम हैं। अर्थात उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में अद्वितीय है। बालः इति वास्तविकम तस्याभिधानम। बालः, ये जो इनका अभिधान है, इनका वास्तविक अभिधान था, इनका वास्तविक नाम था। पितुरभिधानम गंगाधरः, इनके पिता का जो अभिधान था वो गंगाधर था, अर्थात इनके पिता का नाम गंगाधर था। इति वंशश्च तिलकः, इनके वंश का जो नाम था वो तिलक था। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इनका जो वास्तविक नाम था वो बालः था, इनके पिता का जो वास्तविक अभिधान था वो गंगाधर था और इनके वंश का नाम तिलक था। तो सभी पदों को मिला करके बाल गंगाधर तिलकः, इस प्रकार से इनका नाम पड़ा। एवंच बाल गंगाधर तिलकः इति संपूर्णम अभिधानम, इस प्रकार से उनका संपूर्ण नाम बाल गंगाधर तिलक हुआ। किंतु लोकमान्य इति विरुद्धेन असौ प्रसिद्धः। अब यहाँ पर विरुद्धेन असौ प्रसिद्धः, अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ काठिन्य निवारण के लिए कुछ शब्दों को भी आपके समक्ष रखा गया है। विरुद्ध का अर्थ होता है उपाधि, अर्थात इनका नाम बाल गंगाधर तिलक था, लेकिन लोक में, भारत देश में इनकी प्रसिद्धि जिस नाम से हुई वह क्या थी? लोकमान्य, ये इनकी उपाधि थी। तो इस उपाधि के माध्यम से ये लोक में प्रसिद्ध हुए। यद्यपि अस्य जन्म नाम केशवराव आसीत, यद्यपि इनके जन्म का नाम केशवराव था, तथापि लोकस्तम बलवंतराव इत्यभिधया एव ज्ञातवान। फिर भी इनका नाम बलवंत राव के नाम से लोगों ने जाना। यद्यपि इनका जो वास्तविक नाम जो था, इनके जन्म का नाम था केशवराव, परंतु इनको लोग बलवंत राव भी कहते थे, उसी के नाम से इनको लोग जानते थे। एष महापुरुषः, यह महापुरुष त्रयोदशाधिक, त्रयोदशाधिक मतलब 13 वर्ष, त्रयोदश अर्थात त्रयोदश यानी 13 अधिक नवदशतमे, अर्थात 100 में 13 अधिक, तो इसका अर्थ हुआ कि 1913 विक्रमी में, विक्रम संवत में, त्रयोदशाधिक नवदशशततमे विक्रमाब्दे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे षष्ठ्यां तिथौ सोमवासरे महाराष्ट्र प्रदेशे रत्नगिरि मंडलांतर्गत चिरवल संज्ञके ग्रामे जन्म लेभे। अर्थात अब ये बता रहे हैं कि इनका जन्म कब हुआ, किस जनपद में हुआ, किस प्रदेश में हुआ, यह चर्चा इस वाक्य में कर रहे हैं कि एष महापुरुषः विक्रम संवत 1913 में, अर्थात इन महापुरुष का जन्म आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को सोमवार के दिन महाराष्ट्र प्रदेश में रत्नगिरि मंडल के अंतर्गत आने वाले चिरवल नामक ग्राम में हुआ था। तो इस प्रकार से इसका अर्थ निकलता है कि इन महापुरुष का जन्म विक्रम संवत 1913 में आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को सोमवार के दिन महाराष्ट्र प्रदेश के रत्नगिरि जनपद अर्थात मंडल के अंतर्गत चिरवल नामक ग्राम में हुआ था। तो इस प्रकार से इनके जन्म के विषय में आपका जो संक्षिप्त परिचय इनका जो जान लिया,
अगले गद्यांश की ओर बढ़ते हैं हम। अस्य चित पावनः दक्षिणात्य अस्य चित पावनः दाक्षिणात्य ब्राह्मण कुलोत्पन्नस्य पितुर्नाम। इनके परम पवित्र कुल, इनका पवित्र जो कुल था वो दाक्षिणात्य था, अर्थात दक्षिण के ब्राह्मण के कुल का था। उनमें इनके पितुर अर्थात पिता का नाम श्री रामचंद्र गंगाधर राव इति आसीत, अर्थात इनके पिता का नाम श्री रामचंद्र गंगाधर राव था। सह कुशलोध्यापकः आसीत, वह एक कुशल अध्यापक थे, अर्थात इनके पिता लोकमान्य बाल गंगाधर जी के पिता एक कुशल अध्यापक थे। गंगाधरः स्वपुत्रम तिलकम, गंगाधर जी ने अपने पुत्र तिलक को बाल्ये एव यानी बाल्यावस्था में ही गणितम, गणित भाषा को गणित विषय को, मराठी भाषाम, संस्कृतम च अपाठयत। अपने पुत्र तिलक को गंगाधर जी ने गणित विषय तथा संस्कृत भाषा और मराठी भाषा का अध्ययन कराया। अस्य जननी श्रीमती पार्वती बाई, इनकी माता का नाम श्रीमती पार्वती बाई था। वह कैसी थी तो उनके विशेषण के रूप में कह रहे हैं कि परम सुशीला, वह परम सुशील थी और पतिव्रत धर्म परायणा, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी। ईश्वर भक्ता, ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा अनन्य थी। सूर्योपासनायाम च रता बभूव, और सूर्य की उपासना में निरंतर रत रहती थी। तो उनकी माता की विशेषताओं के विषय में कोई प्रश्न यदि पूछा जा सकता है तो श्रीमती, इनकी माता का नाम श्रीमती पार्वती बाई था, जो परम सुशीला थी, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी, ईश्वर की भक्त थी, ईश्वर में अर्थात उनकी गहरी आस्था थी, सूर्योपासना को करने वाली थी और उसी में निरंतर वो रत रहती थी। तो इनका प्रभाव तिलक के ऊपर अवश्य पड़ा हो। तिलकस्य कार्यक्षेत्रम महाराष्ट्र प्रदेश, बाल गंगाधर तिलक जी का जो कार्य क्षेत्र था वो महाराष्ट्र प्रदेश विशेषण आसीत, अर्थात विशेष रूप से तिलक का जो कार्य क्षेत्र था वो महाराष्ट्र प्रदेश था। स महाराष्ट्रे उग्र राष्ट्रीयतायाः जन्मदाता वर्तते स्म, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता माने जाते हैं। तिलको महाराष्ट्र नवयुवकेषु देशभक्ति, आत्मबलिदान, आत्मत्यागस्य भावनां जनयितुं देशहितयानेकानि कार्याणि संपादितवान्। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के नौजवानों में देशभक्ति, आत्म बलिदान, आत्मत्याग की भावना को जगाने के लिए तथा देश की हित के लिए, देश की रक्षा के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को उन्होंने संपादित किया। उन्होंने महाराष्ट्र के नौजवानों में ये भावना जगाई राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्र प्रेम के लिए अपना सब कुछ त्याग देने की भावना को जागृत किया उन्होंने नौजवानों के अंदर। तो इस प्रकार से वह महाराष्ट्र प्रदेश की जनता में उग्र राष्ट्रीयता का भाव जागृत करने में समर्थ रहे। तस्य स्वभावः, उनका स्वभाव धीरः, अर्थात वो धैर्य रखने वाले व्यक्ति थे। गंभीरः, और चिंतन से वो गंभीर रहा करते थे, उनका स्वभाव गंभीर था। निर्भयश्च आसीत, और वह निर्भय थे, अर्थात किसी से भी भय नहीं करते थे, डर उनके स्वभाव में नहीं था। तो इस प्रकार से उनका स्वभाव धीर था, गंभीर था और निर्भय था। तस्य जीवने वीर मराठानां प्रभावः अभवत्, उनके जीवन में वीर मराठाओं का जो स्वभाव था, जो प्रभाव था, वो उनके जीवन में समा गया था। अतः वह देशभक्ति और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सब कुछ
त्याग करने की भावना को सदा अपने मन में रखते थे। तो इस प्रकार से इस गद्यांश के अर्थ को आपने जाना। इनमें जो कठिन शब्दार्थ हैं उनका भी अर्थ आप इस काठिन्य निवारण के माध्यम से देख सकते हैं। कुशलः अर्थात चतुर, अधीते स्म पढ़ता था या पढ़ते थे, चूँकि यहाँ पर एक सम्मानित व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं तो पढ़ते थे कहेंगे। चित्त पावन, परम पवित्र, धीरः, धैर्ययुक्त, निर्भयः, भयरहित। तो इस प्रकार से इस गद्यांश के अर्थ को जाना। अब हम अगले गद्यांश की तरफ बढ़ते हैं, उसके भी अर्थ को जानते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, उसको ध्यानपूर्वक सुने। अस्य बाल्यकालो अति कष्टेन व्यतीतः, यानी बाल गंगाधर तिलक का जो बाल्यकाल था वो अत्यंत कष्ट के साथ व्यतीत हुआ। यदा, जब, जब वह 10 वर्षीयो अभूत, जब वो 10 वर्ष के हुए, जब उनकी आयु 10 वर्ष की हुई, तदा, तब, तस्य जननी परलोकम गता, तब उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया। 10 वर्ष की अवस्था में उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। 16 वर्षीयो यदा, जब वो 16 वर्ष के हुए तो दशम्याम कक्षायाम अधीते स्म तदा, जब वह 16 वर्ष की आयु के थे और 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, पितृहीनो जातो अयम शिशु, उनके सर से पिता का भी साया चला गया, अर्थात उनके पिता का भी देहांत हो गया जब वह 16 वर्ष की आयु के थे। तो इस प्रकार से उनके बाल्यकाल के जीवन के कष्टों का अनुभव आप कर सकते हैं कि 16 वर्ष की आयु में ही वह अपने माता पिता दोनों से विमुख हो चुके थे, अर्थात उनको खो चुके थे। एवं नाना बाधा बाधितोपि, इस प्रकार की अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी सो अध्ययनम न त्यजत, उन्होंने अध्ययन को नहीं त्यागा, अर्थात अनेक कष्टों के पश्चात भी उन्होंने अपने अध्ययन को कभी भी त्याग नहीं किया। विपद वायु कदापि तस्य धैर्यं चालयितुं न शशाक, विपत्ति के समय अर्थात संकटकालीन का ये जो समय था, जब उनके माता का देहांत हुआ, उनके पिता का देहांत हुआ, ये जो संकटकालीन समय था उनके धैर्य को डिगाने में कभी भी समर्थ नहीं हो सका, अर्थात वो इतने धीर गंभीर थे, उनका स्वभाव ही था इतना धैर्यशील कि वह कभी भी बाधाओं से घबराते नहीं थे। अस्मिन्नेव वर्षे तेन प्रवेशिका परीक्षां समुत्तीर्णा इत्थम अस्य जीवनम प्रारंभादेव संघर्षमयम अभूत। अस्मिन्नेव वर्षे तेन प्रवेशिका, उसी वर्ष में उन्होंने प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्णा, जो महाराष्ट्र प्रदेश में उस समय चलती थी एक प्रवेशिका नाम की परीक्षा होती थी, उसको उन्होंने उत्तीर्ण किया। इत्थम अस्य जीवनम प्रारंभात एव संघर्षमयम अभूत, इस प्रकार से उनका जो जीवन है प्रारंभ काल से ही संघर्षमय रहा। बाल्यकालाद एव अयम पठने कुशाग्र बुद्धि, बाल्यकाल से ही बाल गंगाधर तिलक पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि अर्थात एक तीक्ष्ण बुद्धि वाले बालक थे। एक उनके अंदर की जो मेधा थी वो अति तीव्र थी, किसी भी विषय को बहुत ही जल्दी समझ लेने की सामर्थ्य उनके भीतर थी। स्वकक्षायां च सर्वतो अग्रणी आसीत, और अपनी कक्षा में सभी छात्रों से वो हमेशा आगे रहते थे, इतनी उनकी मेधा उनकी बुद्धि तीव्र हुआ करती थी। संस्कृत गणिते तस्य प्रिय विषयो आस्ताम, अर्थात संस्कृत और गणित ये जो दो विषय हैं उनके सबसे प्रिय विषय हुआ करते थे, इसीलिए कहा संस्कृत गणिते, यहाँ पर द्विवचन है, संस्कृत और गणित, तस्य प्रिय विषयौ आस्ताम, संस्कृत विषय और गणित विषय उनके सबसे प्रिय विषय हुआ करते थे। छात्रावस्थायां यदा अध्यापकः गणितस्य प्रश्नं पट्टिकायां लेखितुम् आदिशति तदा स कथयति स्म,
छात्रावस्थायाम अर्थात छात्र जीवन में यदा जब अध्यापकः गणितस्य प्रश्नम गणित के प्रश्न को पट्टिकायाम लेखितुम आदिशति। छात्र जीवन में जब कोई अध्यापक उनसे गणित के प्रश्न को श्यामपट्ट पर लिखने के लिए कहता था, आदेश देते थे उनके अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखने के लिए, तदासा कथयति स्म तदब अर्थात तब वह कहा करते थे, किम पट्टिकायाम लेखनेन मुखेनैवोत्तरम वदिष्यामि, कि क्या मैं पट्टिका पर उत्तर को न लिख करके अपने मुख से ही उसका उत्तर दे सकता हूँ। अर्थात इतनी कुशाग्र बुद्धि के थे बाल गंगाधर तिलक जी कि वह जब अध्यापक कहते थे कि इस प्रश्न के गणित के इस प्रश्न को श्यामपट्ट पर लिख करके हल करो, तो वह अध्यापक से उत्तर में कहते थे कि क्या मैं इसको वाणी से ही अर्थात मौखिक रूप से ही इसका उत्तर आपको बता सकता हूँ, उसका ज्ञान आपको करा सकता हूँ। तो इस प्रकार की कुशाग्र बुद्धि रखने वाले थे बाल गंगाधर तिलक जी। तो इस प्रकार से इस पाठ के व्याख्या को आपने जाना, इसके उच्चारण को भी आप उसी प्रकार से उच्चारण करें। इनमें से कुछ जो कठिन शब्द हैं या कहीं पर किसी किसी पद में संधियां आई हैं, उनके विषय में भी आपको जानना अवश्य है कि उसका उच्चारण कैसे करते हैं। जैसे आप कुछ पदों को देख सकते हैं कि यद्यपि अस्य, ये पद आप देख रहे हैं, यहाँ पर यद्यपि अस्य, यहाँ पर संधि हुई है अर्थात यण संधि। तो इस प्रकार से आप इन पदों को ध्यान तोड़ करके भी पढ़ सकते हैं, इनको खंड करके पढ़ सकते हैं। तो जब आपको संधि का ज्ञान होता है तो आपका उच्चारण शुद्ध होता है। इसी प्रकार से और भी शब्द हैं, इति अभिधया, जब हमने संधि की तो क्या हो गया, इत्यभिधया अर्थात इस नाम से। तो यहाँ पर भी संधि यण संधि ही है। और भी जब कोई शब्द बड़ा होता है तो उसको संधि को अलग करके आप पढ़ेंगे तो उसको जानने में आप अच्छी तरह समर्थ होंगे। अन्य गद्यांश में भी कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनको आपको उच्चारण करने में थोड़ा कठिनता हो, तो उनकी संधि को विच्छेद कर लें उसको पढ़ने से पहले। तो तिलकस से जैसे कोई किसी की विभक्ति के जानना है, जैसे यहाँ पर तिलकस्य है, इस शब्द को लेते हैं तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द है, जिस प्रकार रामस्य बनता है। तो इस प्रकार से आप इसकी विभक्ति से भी परिचित हो सकते हैं। वाक्य में कर्ता क्या है, क्रिया क्या है और कर्म क्या है, इसके विषय में भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। तो कर्ता, क्रिया, विशेषण और प्रत्यय इत्यादि की जानकारी भी इसके माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। हमने व्याख्या प्रारूप की चर्चा विशेष रूप से करनी है आपके मध्य में, कि आप जब किसी गद्यांश की व्याख्या करेंगे तो आप क्या करेंगे, कैसे उसकी व्याख्या करेंगे कि एक समुचित और सटीक व्याख्या आप परीक्षक की दृष्टि में कर सकें और आपको परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त हो सकें। तो जो व्याख्या का प्रारूप है, जैसे किसी गद्यांश की व्याख्या की, उसका पहले सर्वप्रथम आपको संकेत लिखना होगा कि हम इस गद्यांश की व्याख्या करने जा रहे हैं। तो उसमें गद्यांश का जो पहला शब्द है उसको रखेंगे, उसके बाद अंतिम शब्द लिख देंगे, ताकि परीक्षक को पता हो कि आप इस गद्यांश की व्याख्या कर रहे हैं। उसके पश्चात गद्यांश का संदर्भ लिखना अत्यंत आवश्यक है। संदर्भ में जैसे आप इसका संदर्भ में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के लोकमान्य तिलकः नामक पाठ से उद्धृत है। इस प्रकार से आपका संदर्भ हो गया। प्रसंग में आप ये लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में बाल गंगाधर तिलक के जीवन के विषय में वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से व्याख्या का ये प्रारूप इसी क्रम में चलेगा। उसके बाद आप उसकी समुचित व्याख्या कर सकेंगे। तो
जब हम समुचित व्याख्या करते हैं तो परीक्षक की दृष्टि में हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि अब इस लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जो जीवन परिचय है इस पाठ का यह प्रथम भाग है। इसके अगले भाग का अध्ययन हम दूसरे भाग में करेंगे, चूँकि यह प्रथम भाग में संभव नहीं था इस समय में, तो इसलिए इसके दूसरे भाग का अध्ययन हम अगले भाग में करेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। शुभमस्तु। एक आंतरिक मूल्यांकन के लिए यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न भी दे रहे हैं ताकि आप उनको हल कर सकें। तिलकस्य जन्म कुत्र अभवत्, इनका जन्म कब हुआ? तिलकस्य उद्घोषः किम आसीत्, तिलकस्य जन्म, इनका उद्घोष क्या था, अर्थात इनका उद्घोष क्या था, इन्होंने कौन सा नारा दिया? तिलकस्य जन्म कदा अभवत्, इनका जन्म कब हुआ था, उसको सन को बताना है, विक्रम संवत को बताना है। अगला प्रश्न जो है, गीता रहस्यमिति कस्य प्रसिद्ध कृति, गीता रहस्य यह जो प्रसिद्ध कृति है वह किसकी है, किस महापुरुष की है, यह उत्तर आपको देना है। 10 स्वतंत्रता सेनानी नाम सूची निर्माणम कुर्वन्तु, आपको 10 स्वतंत्रता सेनानियों की सूची का निर्माण करना है। आप चाहें तो उसमें चित्र भी बना सकते हैं और उनके जीवन के विषय में जो महत्वपूर्ण वाक्य उन्होंने उद्घोष दिए उनके विषय में भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने इस आंतरिक मूल्यांकन को करने में समर्थ होंगे। इसी के साथ मैं आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।